मैं रविंद्र कुमार आर्य, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी, इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पे आता हूं और एक टॉपिक आपका प्रतिदिन भारतीय संविधान का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक भारतीय इतिहास का आपको पढ़ाया जाता है। तो कृपया आपको प्रत्येक वीडियो मिले, इसलिए कृपया करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ तक हो आप शेयर भी करें और कमेंट में लिखें, जिससे हमें मालूम पड़े आप और विद्यार्थी इसमें और कौन सा टॉपिक में और क्या और एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो कृपया करके कमेंट भी किया करें। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास का टॉपिक चल रहा है और भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता चल रहा है। और सिंधु सभ्यता में हमने अब तक सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ लिया। दूसरा जो टॉपिक चल रहा था, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध नगर चल रहे थे, जिसके तहत हमें महत्वपूर्ण 10 नगरों के बारे में पढ़ना है। 10 नगर में हमने पहला नगर हड़प्पा पढ़ चुका है, दूसरा नगर मोहनजोदड़ो पढ़ चुका है और इस प्रकार तीसरा सिंधु सभ्यता का तीसरा जो महत्वपूर्ण नगर है वो चनूदड़ो है, जिसे सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर कहते हैं। तो आज हम चनूदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में जो प्रसिद्ध नगर हैं, और वह प्रसिद्ध नगर आज हम चनूदड़ो पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता इस टॉपिक में आपको इस नगर के बारे में, जैसे हम 10 नगर पढ़ने वाले हैं और प्रत्येक नगरों को मैंने आपको बताया था 60 टॉपिकों में पढ़ने वाले हैं। जैसे जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, जब भी कोई नगर पूछेगा तो आपको सामान्य स्थिति में, सामान्य जो प्रश्न होता है स्थिति स्थान के बारे में पूछेगा। तो जैसे पूछ ली जाए चनूदड़ो किस स्थान पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा चनूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है चनूदड़ो की खोज किस व्यक्ति ने की और कब की। चौथा प्रश्न बनता है चनूदड़ो की खुदाई अर्थात उत्खनन किसने किया। अगला क्वेश्चन बनता है, कुछ उपनाम बनते हैं कि सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर किसे कहते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। निम्न में से किसे सिंधु सभ्यता का अदुर्गीकृत नगर किसे कहते हैं। तो ऐसे जो 3 प्रश्न मैंने आपको उपनाम के बारे में, उनका आंसर आपको चनूदड़ो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे यदि एग्जामिनर थोड़ा कठिनाई स्तर पर पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा साक्ष्य, अर्थात खुदाई में क्या क्या मिला। जो महत्वपूर्ण नगर हैं, महत्वपूर्ण नगरों में महत्वपूर्ण जो वस्तु मिलती हैं उनको आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने चनूदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट का टॉपिक है एकमात्र नगर, अर्थात इस नगर में जो सबसे अलग विशेषता होगी वह पढ़नी है। तो ये 3 टॉपिक हैं, 5वां, 6ठा और 7वां टॉपिक ये समझने के हैं। बाकी शुरू के जो प्रारंभ के 4 टॉपिक हैं वो सामान्यतः आपको याद करने हैं। तो पहले हम 4 टॉपिक की बात करते हैं, फिर इन 3 टॉपिकों को आपको समझाते इसमें क्या मिला। जैसे क्वेश्चन आ जाता है सिंधु सभ्यता कौन से स्थान पर स्थित है, किस देश में है, किस प्रांत में है। तो सिंधु सभ्यता का जो पर्यायस्थल है वह चनूदड़ो नामक स्थान पर ही है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनूदड़ो सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर का पता लगा है, खोज हुई है। और इस प्रकार सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और मैंने आपको बताया था
जो सिंधु सभ्यता का नगर सिंध प्रांत में प्राप्त होता है या खोज होती है तो वह प्राय उसी नदी के किनारे पाया जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका बना, चनोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको आंसर सिंधु नदी करना है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे चनोदड़ो स्थित है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। अब आपको खोजकर्ता पूछेगा तो खोज करने वाला और कब खोज हुई? 1931 में। इसकी खोज NG अर्थात N मजूमदार, N गोपाल मजूमदार, जिसे NG मजूमदार भी कहते हैं। NG मजूमदार अर्थात N गोपाल मजूमदार ने, तो आपको ध्यान रखना मजूमदार शब्द याद रखना, तो मजूमदार ने सिंधु सभ्यता के तीसरे महत्वपूर्ण नगर चनोदड़ो की खोज 1931 में की थी। तो आपको 1931 में मजूमदार ने, शॉर्ट में इसे मजूमदार कहते हैं, इसने इसकी खोज की। अब इसकी खुदाई करने वाला उत्खनन करने वाला तो 1934 में इसका उत्खनन हुआ और उत्खनन करने वाला अर्नेस्ट मैके था। अर्नेस्ट मैके ने 1934 में सिंधु सभ्यता के इस तीसरे महत्वपूर्ण नगर की खुदाई की। अब खुदाई में क्या क्या निकला उसी के आधार पर इसके कुछ उपनाम बनते हैं। तो अब हम आगे आपको पढ़ते हैं इन तीनों टॉपिकों के बारे में। अब हमारे अर्नेस्ट मैके ने जब इसकी खुदाई की तो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का प्रत्येक नगर आयताकार था, क्योंकि हम लास्ट में टॉपिक पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता की जब विशेषता पढ़ाएंगे तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शब्द आता है तो आंसर होता है नगर नियोजन व्यवस्था। नगर नियोजन व्यवस्था अर्थात सिंधु सभ्यता के नगरों की व्यवस्था एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से थी, इसलिए सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था होती है। तो आप जानते हैं और इतिहासकार के माध्यम से नवीन उत्खननों के माध्यम से हमें पता लगता है कि सिंधु सभ्यता का प्रत्येक नगर का आकार आयताकार था। तो आपको ध्यान रखें, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? आयताकार था। जैसी इसकी खुदाई हुई, खुदाई में जो 1500 नगर और अब तक 2 नगरों की पहले खुदाई हो चुकी थी, अन्य नगरों की खुदाई हो चुकी थी, उसी स्थिति में इसकी भी संरचना मिली। ये भी उसी नगर नियोजन जैसी व्यवस्था थी जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी, ऐसी स्थिति में ये भी मिला। जब भी जैसी इसकी खुदाई हुई तो इस यहाँ भी 2 टीले मिले, एक पश्चिम दिशा की ओर मिला जिसका नाम पश्चिमी टीला इतिहासकारों ने रखा, और एक पूर्वी दिशा में मिला जिसका नाम पूर्वी टीला कहा गया। पूर्वी टीले में, और हम जानते हैं 2 टीले मिले थे, और पहला टीला जो पश्चिमी टीला था और पूर्वी टीले की अपेक्षा थोड़ा अंतर था। अंतर क्या था कि पूर्वी टीले में 2 या 2 से अधिक अर्थात अधिक संख्या में यहाँ आम बस्ती थी, यहाँ व्यक्ति रहता था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे आम बस्ती का दर्जा दिया, क्योंकि नगरों के लोग यहाँ पर रहते थे, इसलिए आम बस्ती दूसरे टीले को कहा गया। पहले टीले पे मात्र 4-5 मकान मिले और यहाँ शायद पुरोहित वर्ग रहता होगा, सैनिक वर्ग रहता होगा। यहाँ सैनिक या पुरोहित वर्ग रहता था, इसलिए अब सैनिक जो पुरोहित वर्ग या मुखिया रहता था तो वह रक्षा के उद्देश्य से रहता होगा, इसलिए इसे हमने दुर्ग टीला नाम दिया। तो ये दुर्ग टीला हो गया, ये आम बस्ती हो गई। ऐसा यहाँ से भी मिला। और हम जानते हैं सामान्यतः सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो इसी संरचना में थे।
प्राय 2 टीले मिलते थे, एक चबूतरा मिलता था आयताकार, उस पे 2, ये नगर प्रत्येक नगर 2 टीलों में विभाजित था। और पहले टीले के चारों ओर एक दीवार मिलती थी जिसे इतिहासकारों ने रक्षा प्राचीर या परकोटा कहा है। तो एक परकोटा मिला करता था, वो कौन से टीले पर? पश्चिम टीले पर, इसलिए इसे दुर्ग टीला कहा गया, एक किले के रूप में बताया गया। और इस प्रकार इसके चारों ओर एक दीवार हुआ करती थी जिसे परकोटा भी कहा जाता है। ये सामान्यतः मिलती थी, लेकिन जैसे इस नगर की खुदाई हुई, आयताकार संरचना मिली, 2 टीले मिले, इसी रूप में ये नगर व्यवस्थित था। लेकिन यहाँ से यह रक्षा प्राचीर नहीं मिली, ये अपवाद हुआ। अर्थात यहाँ से क्या नहीं मिली? रक्षा प्राचीर। यहाँ से रक्षा प्राचीर नहीं मिली। इस प्रकार इतिहासकारों ने जब इसको देखा रक्षा प्राचीर नहीं है, दूसरी विशेषता कि यहाँ सैनिक वर्ग के लिए 4 या 5 मकान, 2 या 2 से अधिक मकान हुआ करते थे। लेकिन यहाँ जो पहला टीला था बिल्कुल आम बस्ती की तरह, यहाँ भी 2 या 2 से अधिक मकान मिले, अर्थात एक बस्ती मिली, अर्थात दोनों टीले बस्तियों में परिवर्तित थे। इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बना कि अधिकतर प्राय पहला टीला हुआ करता था, दुर्ग टीला हुआ करता था, लेकिन यहाँ से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। और इस प्रकार दूसरी भी बस्ती आम बस्ती थी, यहाँ भी व्यक्ति रहा करते थे। इस प्रकार अब इसका नाम, इसे कह सकते हैं दुर्गीकृत नगरी। तो दुर्गीकृत अर्थात निम्न में से सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातन स्थल है जहाँ से किसी भी दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले? तो एकमात्र ऐसा नगर यहाँ से कोई भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। ये क्वेश्चन ही हो गया, इसलिए इसे अदुर्गित नगरी भी कहते हैं। अब इतिहासकारों ने अब इस पर रिसर्च किया कि भाई इसमें ऐसा कौन सा व्यापारिक वर्ग हुआ करता था कि यहाँ दुर्ग टीला भी नहीं मिला। अब इसकी जब खुदाई होने लगी तो कहा जाता है इतिहासकारों ने यहाँ प्रत्येक घरों में छोटा सा व्यवसाय हुआ करता था। प्रत्येक घर में छोटे छोटे उद्योग थे, मनके बनाए जाते थे। मनके क्या होते हैं? जैसे वर्तमान में हम कह सकते हैं मोती। उस समय मिट्टी के मनके सर्वाधिक बनाए जाते थे जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, जिसे इतिहासकारों ने कार्निलियन पद्धति कहा है, जिसके तहत चिकनी मिट्टी ली जाती थी, पोर्टिन मिट्टी, स्टेटाइट मिट्टी ली जाती थी, मुलायम पत्थर लिया जाता था, उसे पीस करके एक बालू बनाई जाती थी, रेता बनाया जाता था। बालू बना करके उसे लुगदी बना करके और इस प्रकार मोती में एक मोती बनाते हैं जिससे माला बनती है हमारे, ऐसे करके वहाँ मनके बनाए जाते थे। इसलिए यहाँ का जो सर्वाधिक पहला साक्ष्य है मनके बनाने के कारखाने, अर्थात प्रत्येक घर में मनके बनाए जाते थे। सोने चांदी के भी थे, लेकिन सर्वाधिक मिट्टी के थे, पोर्टिन के थे, स्टेटाइट के थे, मुलायम पत्थर के थे जिसे कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग होता था। अब इसकी खुदाई की गई। अब जब मनके बनाए जाते थे तो प्रत्येक घर में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, पूरा क्षेत्र था। यहाँ भी ऐसे ही हुआ करता था। इसलिए इतिहासकारों ने इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी। क्वेश्चन क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी, आपको 4 सिंधु सभ्यता का नगर देगा और आंसर करना है आपको चनो दड़ो। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? चनो दड़ो को। अब इसकी खुदाई होने लगी। इन्हीं टीलों से एक वर्गाकार ईंट मिली। साथ में एक कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन सामान कह सकते हैं, ब्यूटी पार्लर को सामान, वैनिटी बॉक्स कहते हैं,
सिंदूर, सिंगारदानी के रूप में आती है, वैनिटी बॉक्स होते हैं। तो एक वैनिटी बॉक्स मिला जिसमें अर्थात एक श्रृंगार के प्रसाधन की वस्तुएं मिली। और ये दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के प्रमाण या वैनिटी पेटिका या वैनिटी बॉक्स कहाँ से मिला। अब सौंदर्य प्रसाधन में क्या क्या मिला, तो सौंदर्य प्रसाधन में कौन कौन की वस्तु मिली। तो सौंदर्य प्रसाधन में इस जगह से विशेष करके 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस सौंदर्य पेटिका में वैनिटी बॉक्स में 3 वस्तुएं मिली। एक मिला लिपस्टिक, हाँ प्रमाण है, लिपस्टिक के प्रमाण मिले। लिपस्टिक इसका मतलब कि उस ज़माने में भी सौंदर्य प्रसाधन था। महिलाएं अपने जो लिपस्टिक का जो सौंदर्य प्रसाधन होता है अपना जो श्रृंगार करती थी, उस समय लिपस्टिक का प्रयोग भी करते थे। तो लिपस्टिक के प्रमाण मिले। दूसरा क्या मिला, यहाँ पे काजल मिला। तो महिलाएं काजल ज़रूर लगाती हैं, इनका श्रृंगार का एक आदर होता है। काजल आँख में नहीं लगाया तो श्रृंगार ही नहीं भयो। तो इस प्रकार कहने का मतलब है महिलाएं उस समय काजल का प्रयोग करती थी। दूसरी बात, हाँ नैन पॉलिश के बिना तो रह ही ना सके। ये तो नैन पॉलिश तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नैन पॉलिश मिली। तो एक शीशी मिली थी, एक इंक मिली थी, और उस शीशी में नीली स्याही और इतिहास करने से नैन पॉलिश का दर्जा दिया। इस प्रकार लिपस्टिक के प्रमाण, काजल के प्रमाण, नीली स्याही के प्रमाण, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है। एसएससी और आरएस लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले, चनूदड़ों से। अब आगे इसकी खुदाई होने लगी तो 2 साक्ष्य मिले। अब जो तीसरा साक्ष्य था, पहला साक्ष्य आपको मन के मिले, दूसरा साक्ष्य आपको सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं। अब तीसरा इसमें क्या है, यहाँ वक्राकार ईंटें मिली, वक्र के आकार की, और कहीं से नहीं मिली। क्योंकि यहाँ व्यापारिक वर्ग है तो बनिया वर्ग है, व्यापारी वर्ग है तो थोड़ी व्यवस्था अपने रहन सहन की थोड़ी अलग अच्छे व्यवस्थित रूप से करता है। तो यहाँ वक्राकार ईंटों का प्रयोग, यहाँ के नगरीय नियोजन व्यवस्था में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया, और कहीं से भी नहीं मिली है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, यूपी के टेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता के किस पुराय स्थल से मिले। तो आंसर आपका चनूदड़ो। अब आगे साक्ष्य चौथा। अब एक ईंट, सामान्य ईंट थी, ईंट पर बिल्ली बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक ईंट मानी जाती है। ऐसी ईंट कहीं से सिंधु सभ्यता के स्थान से नहीं मिली। एक ईंट मिली जिस पे बिल्ली का अंकन बना हुआ है, बिल्ली का तो चित्र बना हुआ है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, अर्थात कुत्ते का अंकन नहीं, कुत्ते का चित्र नहीं है, जो कुत्ता है उसका केवल पंजा बना हुआ है। तो इतिहासकारों ने इसका अर्थ लगाया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, कुत्ते के पंजे के साक्ष्य हैं। और इस प्रकार एक ईंट जिस पर बिल्ली और कुत्ते का अंकन है। तो एक ऐसी ईंट कहाँ से मिली है जिस पर बिल्ली और कुत्ते का अंकन है, तो वह आंसर आपको चनूदड़ो आएगा। ठीक है। एक और मैं आपको साक्ष्य बता दूं, जैसे 5वें नंबर का साक्ष्य है। 5वें नंबर का जो प्रसिद्ध साक्ष्य है वह है एक मृण मुद्रा, मुद्राएं। ठीक है। सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और सबसे सुंदर अलंकृत लिखी हुई मुद्राएं वह हड़प्पा से मिली हैं। और एक मृण मुद्रा, एक मिट्टी की मुद्रा मोहर ऐसी मिली है, ऐसी कहीं से नहीं मिली। एकमात्र ऐसा नगर है यहाँ में क्या, एक मुद्रा पर
जैसे एक मिट्टी की मुद्रा है, और आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के नगरों से वर्गाकार सर्वाधिक आकार की मुद्राएं मिली। इस पर दो जीव जंतुओं के साक्ष्य अंकन हैं। जैसे दो तो इस पे मछली हैं आगे बनी हुई हैं, और 3 इस पे घड़ियालों के साक्ष्य हैं, अर्थात घड़ियालों का अंकन है। तो 2 मछली और 3 घड़ियाल वाली मृण मुद्रा कहाँ से मिली है? चनुदड़ों से मिली है। एक ईंट जिस पे बिल्ली और कुत्ते का अंकन है वह कहाँ से मिला है? चनुदड़ों से। बक्रकर ईंट कहाँ से मिली है? चनुदड़ों से। सर्वाधिक इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मनके पूछे जाते हैं कि मनके बनाने के कारखाने और बक्रकार ईंट सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको ये 5 साक्ष्य याद करने हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी दुर्ग का प्रमाण नहीं हम जानते हैं, कोई भी दुर्ग नहीं मिला, अर्थात मैंने अभी आपको चित्र बनाया था, कोई भी दुर्ग नहीं है। अब इसके 2 नाम आपको यहाँ हो गए। औद्योगिक नगरी कहाँ से किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता के चनुदड़ों कहते हैं। अद्रुगित नगर किसे कहते हैं? चनुदड़ों कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, 3 उपनाम हो गए इसके कि सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी, सिंधु सभ्यता की अद्रुगित नगरी, और सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर। सिंधु सभ्यता के 6 महत्वपूर्ण नगर हैं। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण नगर क्रम से पढ़ चुके हैं। तो सिंधु सभ्यता का पहला जो महत्वपूर्ण नगर था वो हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो है, और तीसरा चनुदड़ो है। तो आ जाए क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के क्रम से 3 महत्वपूर्ण नगरों के नाम बताइए। तो क्रम से पहले हड़प्पा, ठीक है, पहला हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, और तीसरा चनुदड़ो। अब आगे बात करते हैं एकमात्र नगरों की। अब इसमें एक विशेषता और है, एकमात्र ऐसी नगरी, या कह सकते हैं झूकर, झांकर संस्कृति के प्रमाण। एक ये क्वेश्चन बन गया, अच्छा क्वेश्चन है। झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण, या झूकर झांकर संस्कृति किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कैसे भी है, तो आंसर आपको चनुदड़ो। अब ये झूकर झांकर क्या है? झूकर झांकर का इतिहासकारों ने अर्थ बताया कि हड़प्पा से पहले, अर्थात प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व के नगर इतिहासकारों ने उसे झूकर झांकर कहा, क्योंकि हड़प्पा के समय, हड़प्पा के बाद जो नगर थे प्राय उनके चारों ओर पहले टीले पे दुर्ग मिलता था, रक्षा प्राचीर मिलती थी, और पहले टीले पे 2 या 2 से अधिक नाम मात्र के मकान मिला करते थे, पूरी आम बस्ती नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ से पूरी आम बस्ती मिली, अर्थात ऐसा नगर जिसके दोनों जो टीले थे, प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, तो ये भी 2 भागों में विभाजित था। लेकिन अन्य नगरों में जो दूसरा भाग था उस पर बस्ती मिलती थी, पहले पे नहीं मिलती थी, लेकिन इस पे दोनों टीलों पे बस्तियां मिली, इसलिए इतिहासकारों ने इसे झूकर झांकर कहा। अर्थात हड़प्पा से पहले के मकान को हम झूकर झांकर कहा जाता है। तो झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस प्रकार ये टॉपिक आपका फिनिश माना जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर जहाँ से मिट्टी के बने हुए पाइपों की नालियों के प्रमाण। मात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर चनुदड़ो है जहाँ से मिट्टी के बने हुए पाइपों की नालियाँ। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदरतम जो व्यवस्था मानी जाती है वो जल निकासी मानी जाती है, जो धौलावीरा से सर्वाधिक सबसे सुंदरतम मिली है, एक महत्वपूर्ण विशेषता में मानी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ से भी नालियाँ मिली हैं, लेकिन नाली किसकी? पाइपों की। किसकी? मिट्टी के बने। अब मिट्टी के बने हुए, अब पक्के मिट्टी की ईंटों के, ये ध्यान रखना,
पाइप कैसे बनाए कि मिट्टी के ईंटें बनाई जो धूप में सुखाई गई थी और पकी हुई अर्थात मिट्टी की पकी हुई ईंटों से पाइपों का निर्माण किया गया और इस प्रकार इसे पाइप के रूप में व्यवस्थित किया। तो पकी हुई मिट्टी के बने हुए पाइपों की नालियों के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस पुराय स्थल से मिले हैं? तो आंसर आपको चनुदड़ो माना जाएगा। इस प्रकार ये आपका टॉपिक हुआ। पुनः 1 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता की स्थिति सिंध प्रांत। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? 1931 में मजूमदार ने की। चनुदड़ों की खोज किसने की? 1934 में अर्नेस्ट मैके ने की। चनुदड़ों ऑर्डिनरी किसे कहते हैं? चनुदड़ों को कहा जाता है। अद्वितीय नगरी किसे कहते हैं? चनुदड़ों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर किसे कहते हैं? चनुदड़ों कहा जाता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? चनुदड़ों से। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री कहाँ से मिली? चनुदड़ों से। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चनुदड़ों से। बकराकर ईंट कहाँ से मिले? चनुदड़ों से। और इस प्रकार एक ईंट जिस पर बिल्ली और कुत्ते का अंकन, एक नृ मुद्रा जिस पर मछली और घड़ियालों का अंकन कहाँ से मिला? और इस प्रकार एकमात्र ऐसा पुरास्थल यहाँ से कोई भी ध्रुव का प्रमाण नहीं मिला। या झूकर जाकर संस्कृति किसे कहते हैं? चनुदड़ों कहा जाता है। एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से मिट्टी के पके हुए पाइपों की नालियाँ मिली हैं वो चनुदड़ों से। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक, अब ट्रिक तो लिखित में नहीं है लेकिन सामान्यतः आपको ध्यान रखनी है यदि ये याद भी हो जाए। कुछ समय पहले मीडिया में या हमारे फिल्म क्षेत्र में एक गाना आया था चंदू की चाची वाला। ठीक है, आपको गाना भी याद होगा थोड़ा सा। तो मैं आपको इसी आधार पे एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक को बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए अब चनुदड़ो चंदू की चाची। चंदू का मतलब है मैं चनुदड़ो को यहाँ चंदू लिख रहा हूँ। अब चंदू जो आपका गाने के माध्यम से है, चंदू वाला चाची ने चम्मच वाला है। अब चाची ते मजाक हंसी मजाक कर रहा हो तो मजनू तो है ही गो। तो ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आ जाए चनुदड़ों की खोज कौने करे तो मजूमदार ने। अब मजनू होगा तो निश्चित है अब मजनू कौन के पीछे भगेगा? लिपस्टिक वारिन के पीछे। तो सीधा क्वेश्चन आ जाए लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से बने? तो आपको 4 स्थान होगा। जैसे लिपस्टिक आओ मजनू याद आओ। मजनू कौन? चंदू नाम को मजनू। तो चंदू नाम को मजनू यानी चाचू ना छोड़ी तो वो तो लिपस्टिक के पीछे भगेगा। तो आपको ध्यान रखना जब भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री पूछे प्राय तो आपको चनुदड़ो करना है। अब आपके मजनू के उदाहरण बताऊं। ये रे 2 मजनू। आपने देखा है कुत्ता बिल्ली बहुत तगड़े मजनू माने जाएं। यदि कुत्ते को बिल्ली दिख गई फिर ना छोड़े, बहुत ज़्यादा प्यार करे व्यवहार हो। अर्थात जब भी बिल्ली दिख जाएगी कुत्ता है उसका पीछा करेगा, वालों दीवार पर चढ़ जाए तो दीवार करने को प्रयास करेगा। जब तक बिल्ली दिखेगी जब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये नंबर 1 के मजनू तो ये आएगी। तो सीधा जाए बिल्ली कुत्ते के अंकन वाली ईंट कहाँ से मिली? तो आपको ऑप्शन में चनुदड़ो मिलेगा तो तुरंत आएगा भैया चंदू नाम को मजनू। तो मजनू है एक मजनू ये रे 2 बेचारी सीधी सादरी मछली और 3 गुंडा पर गए। तो ये कर रही मजनू है। इस प्रकार सामान्यतः हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे करके सिंधु सभ्यता का आज हमने सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर पढ़ा जो पाकिस्तान में स्थित है। और अगली वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के नगरों में गुजरात के 4 महत्वपूर्ण नगर पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। रविंद्र आर सर।